So we are going to start ह्यूमन फैक्टर्स इन ट्रैक्टर डिजाइन, यानी ह्यूमन के कंफर्ट फैक्टर को कंसीडर करेंगे। तो ट्रैक्टर के साथ ह्यूमन बॉडी जो है वो उसका ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर के कंफर्ट को कंसीडर करेंगे। ऑपरेटर जिस सीट पर बैठा है वो ज्यादा वाइब्रेशन नहीं कर रहा हो, जरूरी है, राइट। इंजन की जो नॉइज है वो रिड्यूस्ड होना चाहिए, या जो ऑपरेशन हो रहे हैं, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन जो भी हो रहे हैं उस ट्रैक्टर के द्वारा, जो भी फार्म प्रैक्टिसेस हो रहे हैं ट्रैक्टर के द्वारा, उससे आने वाली नॉइज ऑपरेटर को इरिटेट ना करे या कोई हेल्थ इशू कॉज ना करे, राइट। तो ये क्या हो गया, ह्यूमन कंफर्ट फैक्टर, राइट। इसको कंसीडर करेंगे इन ट्रैक्टर डिजाइन। तो प्रॉपर हम लोग ट्रैक्टर सीट डिजाइन करेंगे, उसमें डैम्पर क्या होना चाहिए, स्प्रिंग कितना होना चाहिए, सीट की मास कितनी होनी चाहिए, ताकि जो है ना लेस वाइब्रेशन ऑपरेटर को फील हो। नॉइज को कंट्रोल करने के लिए केबिन प्रॉपर्ली डिजाइन करेंगे, राइट। प्रॉपर जो है ना वेंटिलेशन भी हमें रखना है केबिन की, एयर कंडीशनिंग, ये सब जो है ना ह्यूमन फैक्टर्स जो ट्रैक्टर डिजाइन में इंप्लीमेंट की जाती है, राइट। तो जो हमारा गेट पॉइंट ऑफ व्यू है इस टॉपिक से, वो ट्रैक्टर के जो सीट है उसकी वाइब्रेशन की स्टडी करना, एंड फिर जो है ना साउंड प्रेशर लेवल को मेजर करना। न्यूमेरिकल पार्ट में ये आते हैं, तो हम वाइब्रेशन से शुरू करते हैं, राइट। तो इन दिस सेशन we are going to understand the basic concept of vibration। मैथमेटिकल मेजरमेंट के लिए क्या सेटअप है, मैथमेटिकल सेटअप क्या है, उसको हम लोग समझेंगे इसमें, राइट। वाइब्रेशन, बेसिक इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर वाइब्रेशन, इनर्शिया, रीस्टोरेशन, एंड दिस इज always available in any vibrating system। damping effect, inertia and restoration are required for vibration। वाइब्रेशन होने के लिए inertia and restoration फैक्टर का होना जरूरी है, राइट। inertia is measured by mass of object और moment of inertia of object, राइट। किसी ऑब्जेक्ट की जितना ही ज्यादा मास होगा वो ऑब्जेक्ट मोशन के चेंज के अगेंस्ट उतना ही ज्यादा इनर्टनेस शो करेगा, राइट। डियर स्टूडेंट्स, इफ यू ट्राई टू प्रोवाइड चेंज इन वेलोसिटी बाय हाई अमाउंट, दैट इज ज्यादा एक्सीलरेशन अगर किसी ऑब्जेक्ट में दे रहे हैं तो उसके लिए फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, राइट। यानी उसके कंडीशन ऑफ मोशन को आप चेंज कर रहे थे, तो जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा उसकी इनर्टनेस प्रॉपर्टी होगी, मतलब उतना ही ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। इसे समझा जा सकता है। उतना ही ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा किसी रोटेटिंग बॉडी के एक्सीलरेशन को, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि उसके एंगुलर वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी उतना ही ज्यादा टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। तो इनर्शिया जो है ना रिक्वायर्ड है वाइब्रेशन के लिए, एंड इट इज मेजर्ड बाय मास ऑफ ट्रांसलेटिंग बॉडी जो लिनियरली मूव कर रहा है, राइट। एंड रोटेटिंग बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो भी मास से ही रिलेटेड है, राइट। ये करता क्या है, इनर्शिया इज
काइनेटिक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, ये काइनेटिक एनर्जी को स्टोर करता है। सब कुछ विजुअलाइज हो जाएगा, बस स्टेप बाय स्टेप चलते चलिए, सब कुछ विजुअलाइज हो जाएगा। इनर्शिया करता है, काइनेटिक एनर्जी को स्टोर करता है। कैसे? अगर कोई मास जिसकी वैल्यू m है और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, राइट। कोई बॉडी जिसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है और ओमेगा से वो एंगुलर वेलोसिटी शो कर रहा है, तो उसकी जो है ना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा² हो जाएगा, राइट। तो जितना ही ज्यादा इनर्शिया होगा उतना ही ज्यादा उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। बात समझ में आया? रीस्टोरेशन, रीस्टोरेशन, राइट। जो स्प्रिंग की स्टिफनेस होती है, राइट, जो इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, वो रीस्टोरेशन प्रोवाइड करता है, राइट। सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट। तो वाइब्रेशन करने के लिए उसके पास मास या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए और साथ ही साथ इलास्टिक प्रॉपर्टी, तभी जो है ना उसमें वाइब्रेशन हो। बात समझ में आया? ये जो डैम्पिंग इफेक्ट है, ये वाइब्रेशन को किल करने वाला इफेक्ट है, ये फ्रिक्शनल इफेक्ट है। ये वाइब्रेटिंग सिस्टम में हम अवॉइड नहीं कर सकते, ये रहेगा ही रहेगा, बट दिस इज नॉट नेसेसरी इंग्रेडिएंट फॉर वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन रहेगा जरूरी है। अब जो है ना ये पेन ही जो है ना एयर में क्या हो रहा है, इस तरह से जो है ना ऑसिलेट कर रहा है, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ वाइब्रेशन। तो एक बार आप इसे ऑसिलेट करके छोड़ दीजिएगा, तो यहाँ पर टिप के पास फ्रिक्शन और एयर ड्रैग, दे आर एक्चुअली retarding its motion, and finally this pen will come in rest after performing certain number of oscillations। बात समझ में आया? ये कौन किल कर दिया वाइब्रेशन को? ऑसिलेशन इज अ काइंड ऑफ वाइब्रेशन। किल किसने किया? यहां पर जो ना ये हिंज किया हुआ है, हिंज के पास फ्रिक्शन और एयर ड्रैग, तो ये है आपका डैम्पिंग इफेक्ट। फ्रिक्शन चाहे वो एयर से आया हो या जो ना अटैचमेंट से आया हो, ये डैम्पिंग इफेक्ट है। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर वाइब्रेशन, बट वी कांट अवॉइड इट इन रियल वाइब्रेटिंग सिस्टम। तो जो नेसेसरी इंग्रेडिएंट है वाइब्रेशन के लिए, वो इनर्शिया एंड रीस्टोरेशन है। काइनेटिक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट एंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, these are required for induction of vibration in any body। बात समझ में आया? राइट। So here damping effect is not required for vibration, but we can't neglect it in any real vibrating system। It kills vibration, वाइब्रेशन को किल करता है। जैसे कि आपने देखा ये किस तरह से जो है ना, ये एक आपका जो है ना प्रिज्मेटिक बार है। प्रिज्मेटिक मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है। इसका एक मैथमेटिकल वाइब्रेटिंग मॉडल है। इस इंटायर बार के मास को जो है ना हमने m से रिप्रेजेंट कर दिया, और इसके अंदर जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है, जो इसकी स्टिफनेस है, उसको हमने मासलेस स्प्रिंग से रिप्रेजेंट कर दी। तो दिस इज मैथमेटिकल मॉडल टू अंडरस्टैंड वाइब्रेशन ऑफ दिस रियल प्रिज्मेटिक बार बॉडी अंडर वाइब्रेशन। ये है ना, ये प्रिज्मेटिक, ये आपका मेटल का भी हो सकता है। सपोज कर लो ये स्टील है, तो विद इन इलास्टिक लिमिट जस्ट स्ट्रेच दिस बार एंड रिलीज इट, यू विल सी वाइब्रेशन along दिस डायरेक्शन, राइट, है ना। तो इसके पास मास भी है और साथ ही साथ इलास्टिक प्रॉपर्टी। वी आर नॉट स्ट्रेचिंग दिस प्रिज्मेटिक बार बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। अंडर इलास्टिक लिमिट उसे डिफॉर्म करो, रिलीज करो, यू विल सी वाइब्रेशन in this direction। Longitudinal vibration is visible in this prismatic bar। This is represented by a very simplified mathematical model। Its stiffness spring property is represented by massless spring and its mass is represented by simply mass m। यहां समझना बहुत आसान है ना, खींच के छोड़ दो, ऐसे ऐसे करेगा। टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन, नेचुरल वाइब्रेशन और फ्री अनडैम्प्ड वाइब्रेशन।
फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन, फोर्स्ड डैम्प्ड वाइब्रेशन। नेचुरल वाइब्रेशन और फ्री अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। यहां पर फ्रेंड्स फ्री का मतलब क्या है? देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ड्यूरिंग वाइब्रेशन आफ्टर इनिशियल रिलीज, आफ्टर इनिशियल डिस्टर्बेंस, आफ्टर प्रोवाइडिंग इनिशियल वाइब्रेशन। हमने जो है ना इस सिस्टम को जस्ट मास को डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, राइट। अब यहाँ पर जो है ना हम कंटिन्यूअसली इस पर फोर्स नहीं लगा रहा है, तो इसलिए ये फ्री कहलाएगा। अनडैम्प्ड मींस डैम्पिंग को हमने नेग्लेक्ट कर दिया है। दिस मास इज नॉट गेटिंग एनी हिंड्रेंस फ्रॉम एयर, किसी तरह का रेसिस्ट फ्रिक्शन यहाँ पर नहीं है, तो ये क्या हो गया? अनडैम्प्ड। फ्री मींस जो डिस्टर्बिंग फोर्स है इनिशियली अप्लाई करके छोड़ दिया गया, वो कंटिन्यूअसली वाइब्रेशन के दौरान एक्ट नहीं कर रहा, इसलिए फ्री कहलाएगा। अनडैम्प्ड मींस हमने यहाँ पर डैम्पिंग इफेक्ट, जो फ्रिक्शनल इफेक्ट है, उसको नेग्लेक्ट कर दिया है। तो एक बार आप इसके अंदर इस मास को डिस्प्लेस कर दिए तो इसमें क्या होगी? एलोंगेशन होगी। एलोंगेशन स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, राइट, ऑफ के एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स इज एलोंगेशन। तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी मास रेस्ट में। हमने इस मास को लिया, स्ट्रेच करके यहां तक लाया, स्प्रिंग में स्ट्रेच किया, यहां तक मास आया। अभी मास में वेलोसिटी जीरो है, मास के पास काइनेटिक एनर्जी जीरो है। अब रिलीज कर देते हैं, रिलीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ को गेन करना चाहेगा, राइट, जिसकी वजह से मास में मूवमेंट आएगी, राइट। जब यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, टोटल एनर्जी इस स्प्रिंग मास सिस्टम का भी स्प्रिंग में ये स्टोर्ड है। जब मीन पोजीशन पर जाएगा, राइट, मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, वहां पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी और स्प्रिंग जो है ना अपने नेचुरल मतलब एक अपना प्रॉपर लेंथ में आ जाएगा, मीन इक्विलिब्रियम उसका जो लेंथ है उसमें आ जाएगा, राइट। तो फ्रेंड्स जो है ना आप देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हुआ, काइनेटिक पोटेंशियल, एंड दिस वे दिस बॉडी दिस सिस्टम वाइब्रेट्स और अनंत काल, क्योंकि यहाँ पर वाइब्रेशन को किल करने वाला कोई एलिमेंट नहीं। बात समझ में आ गया? अगर फ्री अनडैम्प्ड वाइब्रेशन हो तो एक बार उसमें वाइब्रेशन किसी वजह से आ गई तो कब तक वाइब्रेट करता रहेगा वो बॉडी? जब तक आप सोच सकते हो, कल तक, परसों तक, हमेशा तक वाइब्रेट करता रहेगा। यही है नेचुरल वाइब्रेशन। इसका और डिटेल नेम हो गया फ्री अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। अब जो है ना सेकेंड टाइप का जो वाइब्रेशन है उसमें क्या है? फोर्स तो एक बार डिस्टर्ब करके हमने छोड़ दिया, लेकिन डिस्कस इफेक्ट, डैम्पिंग इफेक्ट इसमें प्रेजेंट है, यानी कि ये वाइब्रेशन थोड़ी टाइम के बाद स्टॉप हो जाएगी, राइट, वाइब्रेशन एंड हो जाएंगे। फोर्स डैम्प्ड वाइब्रेशन, फोर्स मतलब कंटिन्यूअसली फोर्स इज एक्टिंग, डिस्टर्बिंग फोर्स इज कंटिन्यूअसली एक्टिंग along with डैम्पिंग इफेक्ट। तो ये भी वाइब्रेशन तब तक चलता रहेगा जब तक जो है ना डिस्टर्बिंग फोर्स लगता रहेगा। अब ट्रैक्टर की इंजन जो है ना वाइब्रेट कर रही है, राइट, ट्रैक्टर की इंजन वाइब्रेट कर रही है तो पूरी ट्रैक्टर की चेचिस वाइब्रेट कर रही है। चेचिस के ऊपर रखा हुआ है ट्रैक्टर का सीट, उस पर बैठे हुए हैं महानुभाव ऑपरेटर साहब। तो जब तक इंजन चलेगा बेचारा ऑपरेटर हिलता रहेगा, राइट। तो वो आपका फोर्स डैम्प्ड वाइब्रेशन में आता है। यानी अपने गेट वाली जो है ना वो ये वाली है, ज्यादा डिफिकल्ट है ना, है तो क्या है, हम लोग सब इजी कर देंगे। नेचुरल और फ्री अनडैम्प्ड वाइब्रेटिंग सिस्टम ऑफ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट। सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर एक टर्म आया, वो भी समझा देंगे। नेचुरल तो समझ ही गए आप, और फ्री अनडैम्प्ड वाइब्रेशन ना, इस एक बार फोर्स लगा के छोड़ देना, नहीं लगाना है, और इसमें डैम्पिंग इफेक्ट नहीं, अनंत कालों तक ये वाइब्रेट करता रहेगा, राइट। तो ये आपका जो है ना एक प्रिज्मेटिक बार है, यहाँ पर ये फिक्स्ड है, इसको हमने इलास्टिक लिमिट के अंदर ही डिफॉर्म कराया, रिलीज कर दिया, अब ये हमेशा वाइब्रेट करता। दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल नेचुरल वाइब्रेशन।
single degree of freedom means only one motion, that is the displacement from mean equilibrium position is required to analyze the motion of this vibrating system. एक ही पैरामीटर sufficient है इसके मोशन को डिफाइन करने के लिए, केवल मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट। अभी इसका हम जब मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे तो क्या बनेगा, स्प्रिंग मास। तो मास का मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट इज सफिशिएंट टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ दिस वाइब्रेटिंग सिस्टम। ओनली वन पैरामीटर इज रिक्वायर्ड, केवल एक पैरामीटर रिक्वायर्ड है इसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, इसलिए इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 1 है। तो दिस इज लॉन्गिट्यूडनल नेचुरल वाइब्रेटिंग सिस्टम हैविंग डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। ये टॉर्जिनल टाइप का हो गया, राइट। ये आपका डिस्क है और ये जो है ना एक बार है, राइट। तो आप क्या कर दीजिए, इसमें ट्विस्टिंग ला दीजिए, इस बार में ट्विस्टिंग ला दीजिए डिस्क को रोटेट करके। डिस्क को रोटेट करके जब बार में हम ट्विस्टिंग ला देंगे और रिलीज कर देंगे तो ये ऐसे करते रहेगा। दिस इज टॉर्जिनल वाइब्रेशन, दिस इज टॉर्जिनल वाइब्रेशन। तो ओनली एंगल ऑफ ट्विस्ट मेजरमेंट इज सफिशिएंट टू डिस्क्राइब द मोशन of this vibrating system, right? So this is torsional, natural torsional vibrating system having single degree of freedom। और ये ट्रांसवर्स टाइप का है, इसको आप जो है ना ऐसे करके छोड़ दीजिए, इस तरह वाइब्रेट करता रहेगा, राइट। ये सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम का एग्जांपल नहीं है, ये दोनों है। लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, दिस इज एक्चुअल वाइब्रेटिंग सिस्टम। ये प्रिज्मेटिक बार है, यहाँ पर फिक्स्ड है, इसको विद इन इलास्टिक लिमिट हमने डिफॉर्म करके छोड़ दिया है, वाइब्रेट करता रहेगा, राइट। इसके पास 2 एलिमेंट्स है, कौन, एक रीएस्टोरेशन कराने का एक इलास्टिक प्रॉपर्टी है और दूसरा इनर्शिया प्रॉपर्टी है। दीज आर 2 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर वाइब्रेशन। इट्स मैथमेटिकल मॉडल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस स्कीमेटिक डायग्राम। इसके जो ना स्टिफनेस और जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है उसको स्प्रिंग से रिप्रेजेंट किया गया, मासलेस स्प्रिंग से, और इंटायर इसकी मास को जो है ना m से रिप्रेजेंट किया, राइट। हियर इनर्शिया इफेक्ट ऑफ बार, इनर्शिया मासिव इफेक्ट ऑफ बार इज लम्प्ड बाय मास m, रिजिड मास m, रिजिड है ये। अब इसमें किसी भी टाइप का डिफॉर्मेशन नहीं होगा, हम इसके मास को एक रिजिड मास से रिप्रेजेंट किया, राइट। तो इनर्शिया इफेक्ट ऑफ दिस डिफॉर्मेबल बार, ये डिफॉर्मेबल है, ये इसको डिफॉर्म करा सकते हैं आप विद इन इलास्टिक लिमिट, बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, हमें विद इन इलास्टिक लिमिट ही कराकर वाइब्रेशन देखना। तो ये जो है ना इसमें हम डिफॉर्मेशन करा सकते हैं, बट जब इसकी लंपिंग की गई, इसके इनर्शिया प्रॉपर्टी की लंपिंग की गई, लंपिंग मींस हम उसको एक आइडियलाइज एक बॉडी दे रहे हैं, तो इसकी इनर्शिया प्रॉपर्टी को एक रिजिड मास m से रिप्रेजेंट किया गया और इसके स्टिफनेस प्रॉपर्टी को जो डिफॉर्मेशन होने की प्रॉपर्टी है, इलास्टिक प्रॉपर्टी को हमने जो है ना मासलेस स्प्रिंग से रिप्रेजेंट किया। तो दिस इज अ वेरी सिंप्लीफाइड मैथमेटिकल मॉडल टू अंडरस्टैंड दिस वाइब्रेटिंग सिस्टम। तो वही लिखा गया, हियर इनर्शिया इफेक्ट ऑफ बार इज लम्प्ड बाय मास m एंड इट्स स्टिफनेस इज लम्प्ड बाय मासलेस स्प्रिंग। चलिए अब इसका स्टडी करते हैं, स्प्रिंग मास सिस्टम का। स्प्रिंग मास सिस्टम, वी आर नॉट कंसिडरिंग हियर फ्रिक्शनल इफेक्ट, डंपिंग इफेक्ट को कंसीडर नहीं करने जा रहे हैं। तो ये कौन सा जो है वाइब्रेशन हो जाएगा, ये नेचुरल वाइब्रेशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। और यह एक्चुअल बॉडी आप क्या था वो देख ही रहे हैं, अब इसकी एनालिसिस करने जा रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, ये आपका स्प्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ इतनी है, ध्यान से समझिएगा। डिफिकल्ट है बट आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, बिलीव योर टीचर। चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो, हम लोगों से इजी हुए बिना नहीं रह पाएगा वो, क्योंकि मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं है तो मेरे स्टूडेंट्स को भी वो डिफिकल्टी नहीं होने देगा। नेचुरल लेंथ थोड़ा सा और छोटा कर देते, यहीं तक है ना, ये नेचुरल लेंथ है, राइट। या यहीं तक मेजर कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक ले लीजिए, सेंटर से कनेक्टेड है ये। जैसे ही ये मास इसमें अटैच किया गया, मास की डिफ्लेक्शन होगी। अब ये मास यहां पर आकर स्टैटिक हो गया है। आफ्टर
x naught amount of deflection, this x naught amount of deflection is called static deflection. इसका भी रोल है अपने पास, इसलिए मैंने इस पर जोर दिया. This x naught amount of deflection of mass is called static deflection of the. अब यहां पर मास आकर रेस्ट है मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन का, कोई मूवमेंट नहीं है. नाउ फ्रेंड्स, इसमें हम x अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट और प्रोवाइड करते हैं एंड देन रिलीज करते हैं. अब ये वाइब्रेट करना चालू कर. बात समझ में आया? ये तो x नॉट अमाउंट का डिफ्लेक्शन इस स्प्रिंग में मास की वजह से हुआ है. तो यहां पर आकर मास स्टैटिक कंडीशन में है, तो नीचे क्या लग रहा है इस समय mg, और ऊपर स्प्रिंग में x नॉट अमाउंट का एलोंगेशन हो, स्टिफनेस हम s ले रहे हैं, तो स्प्रिंग में x नॉट अमाउंट का एलोंगेशन हुआ है, तो स्प्रिंग फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में इतना. नाउ दिस मास इज अंडर स्टैटिक कंडीशन अंडर दिस टू फोर्सेस. अब mg को sx नॉट से आप इक्वेट कर दोगे तो स्टैटिक डिफ्लेक्शन मास की कितनी होगी वो हमारा कैलकुलेट होके आ जाएगा, mg अपॉन s. ये हम बाद में यूज करेंगे, इसका इफेक्ट देखेंगे. बहुत ही इजी, आपका एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को ये दे देता है. चलिए, अब जो है ना ये मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं है. वाइब्रेशन लाने के लिए मुझे इनिशियली इसे डिस्टर्ब करना पड़ेगा. हमने एक्स अमाउंट से इसे स्ट्रेच किया, जब स्ट्रेच किया यहाँ पर आया था तो उसके पास वेलोसिटी भी था एक्स डॉट अमाउंट का, उस समय एक्सीलरेशन भी था एक्स डबल डॉट. देखिए ये थ्री डाउनवर्ड एरो शो कर रहा है कि यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट आई तो उस समय इसमें इन इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ, उस समय इसकी वेलोसिटी एक्स डॉट थी और एक्सीलरेशन एक्स डबल डॉट थी. राइट. इनर्शिया फोर्स हमेशा एक्सीलरेशन के अपोजिट लगता है और वो कितना होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन. तो इनर्शिया फोर्स इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में ये लगेगा. इसका हम डी अलेम्बर्ट प्रिंसिपल के थ्रू एनालिसिस करेंगे तो हम इसका यूटिलाइजेशन करेंगे. राइट. अभी यहां पर आप देखेंगे इस जगह पर एक mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और स्प्रिंग में अब कितना एलोंगेशन हो गया, x नॉट तो मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन तक आने में हो गया था और फर्दर x हुआ टोटल एलोंगेशन इन द स्प्रिंग x प्लस x नॉट. तो टोटल स्प्रिंग फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन s x प्लस x नॉट. राइट. इतना जो है ना ये दो फोर्स लग रहे हैं और एक्सीलरेशन कितना है x डबल डॉट. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सारे फोर्स जितने फोर्स लगते हैं ना, ये mg डाउनवर्ड, इसको भी नीचे की तरफ लेकर आओ, माइनस s x प्लस x नॉट, इसको भी डाउनवर्ड क्योंकि डाउनवर्ड में एक्सीलरेशन है m x डबल डॉट. नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस मास इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन. ये आपका न्यूटन सेकेंड लॉ आ गया. राइट. mg sx नॉट के इक्वल है ना, mg sx नॉट के इक्वल है, तो क्या मिला आपको यहां से, m x डबल डॉट प्लस एस एक्स इज इक्वल टू 0. ये आया. यहां m x डबल डॉट का मतलब क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट x विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. अब आ रहा है मैथमेटिक्स, डरना नहीं रे बाबा, मेरे विद्यार्थी डरते नहीं है. राइट. सो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस वाइब्रेटिंग सिस्टम s अपॉन m x इज इक्वल, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ध्यान में रखना. दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए स्प्रिंग मास सिस्टम अंडर नेचुरल वाइब्रेशन. नेचुरल वाइब्रेशन में यहाँ पर डैम्पर उम्पर का कोई भी पैरामीटर नहीं आया है. d2x अपॉन dt2 प्लस s अपॉन m x इज इक्वल टू 0. राइट. इस s अपॉन m को हम बोलते हैं ओमेगा n स्क्वायर, नेचुरल फ्रीक्वेंसी स्क्वायर. राइट. तो इक्वेशन अब क्या बन जाएगा, d2x अपॉन dt2 प्लस ओमेगा n स्क्वायर x इज इक्वल टू 0. ओमेगा n की वैल्यू कितनी आ गई, नेचुरल फ्रीक्वेंसी स्क्वायर रूट ऑफ s अपॉन m रेडियन पर. ये इस वाइब्रेटिंग सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी. राइट. नेचुरल फ्रीक्वेंसी यहां तक क्लियर हो गया ना, रेडियन पर सेकेंड में.
फिर अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, इसी को ना एक्स डबल डॉट बोलते हैं, इसी को एक्स डबल डॉट बोलते हैं, राइट। यानी एक्स डबल डॉट मतलब एक्स को 2 बार डिफरेंशिएट किए टाइम के साथ, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सलेशन को रिप्रेजेंट करता। ये एक्स डबल डॉट प्लस एस अपॉन एम ओमेगा एन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस स्प्रिंग मास सिस्टम अंडर नेचुरल वाइब्रेशन। यहां तक क्लियर है हमारा? आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा स्लाइड्स नहीं है, 4 और स्लाइड्स है, सेशन को एंड करेंगे, राइट। d2x dt2 प्लस ओमेगा एन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इसका सॉल्यूशन हम लोग लिखते हैं, आप लोग पढ़े होंगे कॉलेज में, नहीं भी पढ़े होंगे कोई दिक्कत नहीं है। डियर फ्रेंड्स, सॉल्यूशन इसका कैसे करते हैं, d अपॉन dt को हमने d ऑपरेटर बोल दिया, d2 dt2 इसे डी स्क्वायर ऑपरेटर बोल दिया, राइट। तो अभी आप यहां पर देखेंगे d2 dt2 डी स्क्वायर, बगल में है आपका x प्लस ओमेगा एन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर? बात समझ में आया? ऑक्सिलियरी इक्वेशन आप यहां से देखोगे, इसे ऐसे लिखोगे डी स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे। तो ऑक्सिलियरी इक्वेशन जो होती है ना, ऑक्सिलियरी इक्वेशन लिखते हैं ना, ये वाला जो दिख रहा है ना आपका, यही फंक्शन ऑफ डी है, इसको 0 से इक्वेट कर दीजिए, ऑक्सिलियरी इक्वेशन हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस ओमेगा एन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं हम, 0 आ गया। डी की वैल्यू आपका क्या मिलेगा, डी की वैल्यू ये माइनस ओमेगा एन स्क्वायर, स्क्वायर रूट जाएगी, माइनस ये 1 है, ये आई स्क्वायर हो गया ओमेगा एन स्क्वायर, अब ये बाहर निकलेगा प्लस माइनस आई ओमेगा, राइट। तो दो जो है ना, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थे, राइट। तो ये इसके जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होंगे वो क्वाड्रेटिक टाइप के होंगे, सेकेंड पावर वाले होंगे, 2 रूट्स आएंगे, 2 वैल्यू आएंगे, राइट। इससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, यहाँ पर 0 प्लस आई ओमेगा एन है, अल्फा के जगह पर 0 है और बीटा के जगह पर ओमेगा एन है, राइट। फॉर्मूला होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, यहाँ पर एक्स टी का फंक्शन है, डिस्प्लेसमेंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम, तो एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे आप ई रेस टू द पावर अल्फा टी, अल्फा टी के जगह, अल्फा की जगह 0 है, 0 इंटू टी, डिफरेंशियल इक्वेशन में हम सब पढ़ाएंगे, राइट। फिर उसके बाद जो है ना C1 लिखेंगे कॉस, बीटा की जगह पर ओमेगा एन है, ओमेगा एन टी, ओमेगा एन टी प्लस C2 साइन बीटा टी होती है, राइट, बीटा टी। तो यहाँ पर हम बीटा की जगह पर हमारा ओमेगा एन है, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू C1 cos ओमेगा एन टी प्लस C2 sin ओमेगा एन टी, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम अंडर नेचुरल वाइब्रेशन। थोड़ा सा और मॉडिफाई यहां पर किया मैंने, क्या किया, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, तो डिवीजन होगी तो इन दोनों में होगी ऐसे। अब ये इसको आप जो मन करता है आप बना लीजिए, साइन फाई बना लीजिए या कॉस फाई बना लीजिए, राइट। हम इसे साइन फाई बोल दिए, ये कांस्टेंट टर्म हो गया ना, तो साइन फाई बोल दिए, कॉस ओमेगा एन टी। जब ये साइन फाई हो गया तो ये कॉस फाई है, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर करके जब जोड़ेंगे तो 1 आएगा। इसको अगर आपने साइन फाई एज्यूम कर लिया तो इसे कॉस फाई एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करिए 1 आता है। यहाँ पर साइन फाई रखे, यहाँ पर कॉस फाई रखे, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 1 आता है कि नहीं। ये देखिए साइन फाई तो ये कॉस फाई, बन करिए छोटा सा फॉर्म में आ, क्या दिख रहा है, दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसे ही ना होते हैं। एक्स जो है ना टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा, ये जो है ना एक्स जो है ये जो होगी ना इसकी मोशन होगी ना, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन ये इंडिकेट करता है। जहां ए जो है ना एम्पलीट्यूड है, ए एम्पलीट्यूड हो गया, ओमेगा एन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन हो गया, टी टाइम हो गई, और फाई
ये कांस्टेंट है जो इनिशियल कंडीशन वाइब्रेशन का क्या है उस पर डिपेंड करता है। आगे बढ़िए, चलते चलिए, कोई बड़ा चीज नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने क्या एनालाइज किया? दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, याद करना डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम अंडर नेचुरल वाइब्रेशन। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। इससे हमने नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन कैलकुलेट किया जिसकी वैल्यू ये है। ये भी पूछ लिया जाता है बार बार। तो जो मास है ना वो यहाँ यूज करना है और उसकी जो है ना स्टिफनेस को यूज कर लीजिएगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगा। एमकेएस यूनिट में यूज कीजिएगा, रेडियन पर सेकेंड में आ। ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है रेडियन पर सेकेंड, राइट डियर स्टूडेंट्स। ओमेगा एन रेडियन बनाने में कितना समय लगता है, रोटेट होने में कितना लगता है टाइम, रोटेशन वर्ड यहां पर आ गया है, अब समझा देंगे। ओमेगा एन रेडियन रोटेट होने में 1 सेकेंड लगता है। 2 पाई रेडियन रोटेट होने में कितना टाइम लगेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा एन। एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अभी ये चक्कर वाली बात कहां से आ गई, हो रहा था ऐसे ऐसे, रोटेशन कहां से आ गया, समझा देते, कोई बात नहीं। अभी इतना स्टेप बाय स्टेप होगी ना। तो टाइम पीरियड क्या हो गया फ्रेंड्स, पाई अपॉन ओमेगा एन, दिस इज टाइम पीरियड। क्लियर, टाइम पीरियड होगा। टाइम पीरियड मतलब एक कंप्लीट साइकिल, एक रोटेशन में इतना टाइम लगा, एक रोटेशन में इतना टाइम लगा। साइकिल पर सेकेंड क्या हो गई, साइकिल पर सेकेंड कितना आएगा, यानी 1 रोटेशन में इतना टाइम लगा, राइट। तो पर्टिकुलर टाइम में, यूनिट टाइम में कितना रोटेट करेगा, साइकिल पर सेकेंड कितना साइकिल होगा, इसको पलट दो तो वो जो हो जाएगा ना आपका फ्रीक्वेंसी, ये वाली, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, ओमेगा एन अपॉन पाई। ये है आपका कि भाई कितना टाइम लगा एक रोटेशन में, एक रोटेशन में कितना, एक साइकिल में कितना टाइम लगा। और ये है पर सेकेंड में कितना साइकिल हुआ, साइकिल पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड। और इसका हम हर्ट्ज भी अनदर नाम जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, दिस इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकेंड, एंड दिस इज टाइम पीरियड। बात समझ में आ गया? तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकेंड, नेचुरल फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकेंड, नेचुरल फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकेंड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज इंटू 2 पाई। ये सब कन्वर्जन याद होता चला चला जाएगा। अब हो गया ना? आप जो है ना इस स्प्रिंग मास सिस्टम की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकेंड में लाया है वो ये है, राइट। हर्ट्ज में जो फ्रीक्वेंसी आएगी साइकिल पर सेकेंड में वो 2 पाई, ये ऐसे रिलेटेड है ना, ओमेगा एन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस अपॉन एम, राइट। एंड ओमेगा एन एफ एन टाइम्स, तो अगर जो है ना हर्ट्ज में पूछा जाए तो इससे आप कैलकुलेट कर लेंगे, टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन ओमेगा एन। ये टाइम पीरियड का मतलब टाइम इन 1 कंप्लीट ऑसिलेशन, 1 कंप्लीट ऑसिलेशन, ये टाइम लगता है। सब कुछ यहां से डन। आइए आगे बढ़ते। सेकेंड मेथड हमारा है डी अल्बर्ट्स प्रिंसिपल। ये बोलता है एक्सटर्नल फोर्स प्लस इनर्शिया फोर्स इज इक्वल टू 0। ये डायनामिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, डी अल्बर्ट प्रिंसिपल। एक्सटर्नल फोर्स प्लस इनर्शिया, राइट फ्रेंड्स। इस स्प्रिंग मास सिस्टम पर जो लग रहा है एम है, डिफरेंस इसकी अटैच किया गया था, तो स्टैटिक डिफ्लेक्शन होने के बाद मास यहां पर आ गया, तो ये मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ये एक्स नॉट डिस्प्लेसमेंट के बाद यहां आ गया, राइट। यहां से हम लोगों ने एक कंक्लूजन लेकर आया था कि यहाँ एम जी और एस एक्स नॉट, मतलब इस जगह पर यही 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 यही
यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लग रहा है एस एक्स नॉट पर और इधर एम जी, तो एम जी इज इक्वल टू एस एक्स नॉट। तो क्यों ना हम एम जी और एस एक्स नॉट को हमेशा के लिए भूल जाए। अब जो है ना हम यहाँ से मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन से बात कर रहे हैं। मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन आपका क्या था, ये था। यहां से केवल अब हम काउंट करें, अब ये एक्स है, ये डिस्प्लेसमेंट एक्स हुआ, मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्स, राइट। एक्स डिस्प्लेसमेंट, उस समय वेलोसिटी एक्स डॉट, एक्सीलरेशन उधर, उस समय एक्स डबल डॉट, इनर्शिया फोर्स होती है मास इनटू एक्सीलरेशन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, राइट। अभी फ्रेंड्स देखेंगे इस पर एक फोर्स कौन लग रहा है, केवल एस एक्स, केवल मैं एक्स को कंसीडर कर रहा हूं, एम जी इसका भूल गया, क्योंकि एम जी और एस एक्स नॉट कैंसिल हो जा रहा था, क्यों लेके चले हम बार बार उसको भूल गया। बात समझ में आया। तो अभी केवल फोर्स लग रहा है एस एक्स, एक्सटर्नल फोर्स, इनर्शिया फोर्स, एम एक्स डबल डॉट, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या बोलता, एस एक्स प्लस एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू 0। यही था वो इक्वेशन, याद करो तो एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू एस अपॉन एम एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, यही था। तो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल इजिली है ना इस डिफरेंशियल इक्वेशन को राइट कर दिया, बहुत क्विकली किया गया ना। यहां पर किया मैंने क्या कि जब mg इस मास में स्टैटिक डिफ्लेक्शन हुआ है, उस है ना, उसकी वजह से स्प्रिंग फोर्स डेवलप हुआ, उसको बैलेंस कर ही ले रहा है, तो हम अब mg और एस एक्स नॉट को भूल ही जाते हैं, मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ गया, यहां पर स्टैटिक कंडीशन में है। अब वाइब्रेशन जो भी होगी इसके बियॉन्ड जब हम इसमें डिफ्लेक्शन करा के छोड़ेंगे तब होगी, तो उसी को कंसीडर करो और इसका mg को भूल जाओ, और स्प्रिंग में जो इस मास के इक्विलिब्रियम पोजीशन तक आने में एलोंगेशन हुआ था उसके करस्पॉन्डिंग जो स्प्रिंग फोर्स है उसके भूल जाओ। तो केवल जो है ना फोर्स लग रहा है एस एक्स, फर्दर एक्स एलोंगेशन स्प्रिंग में हुआ है बियॉन्ड मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन, और उस समय जब यहाँ पर एलोंगेशन होके यहाँ पर आई थी मास, तो उसकी वेलोसिटी एक्स डॉट थी, एक्सीलरेशन एक्स डबल डॉट थी, तो एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में इनर्शिया फोर्स एम एक्स डबल डॉट लगा, तो इनर्शिया फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स बोथ आर एक्टिंग ऑन दिस मास इन द सेम डायरेक्शन, तो इसलिए प्लस में लिखा हूं। और ये देखो न्यूटन सेकेंड लॉ के एनालिसिस से जो डिफरेंशियल इक्वेशन लाया था वो यहां भी आ गया। इसका सॉल्यूशन जो होगा, जनरल सॉल्यूशन क्या था x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा एन टी प्लस फाई। डियर स्टूडेंट्स, इस फाई को देखो मैं जीरो कैसे कर दे रहा हूं, चलो आप समझ लो, अब समझ ही लो, क्योंकि आप मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, तो हम सब कुछ समझा देते हैं ना रहेगा। अब कहेंगे ना सर यार रोटेशन कहाँ से आ गया, ये ओमेगा कहाँ से आ गया, रोटेट का क्या कराने लगे, ये तो ऐसे से कर रहा था, आ जाता है, देखो कैसे रोटेशन आ रहा है। ये मास है, ठीक है, मास जो है ना यहां से यहां तक आ, और ये मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन ही है, यानी कि जब इस स्प्रिंग में मास को अटैच किया गया था तो ये मास मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आया था। दिस इज मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द मास, मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ मास, मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ मास। डन, बात समझिएगा। इस समय एक्स कितना है फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं, हमने डिफ्लेक्शन दिया नहीं, अगर मास यहां पर है तो एक्स कितनी है, 0। तो इनिशियली इफ वी कंसीडर मास इज एट मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहां से टाइम मेजर की गई थी, जब टाइम t इज इक्वल टू 0, इस वाले में कहां से स्टार्ट हुआ, टाइम के स्टार्ट की पोजीशन बताओगे ना, तो हमने जो ना स्टॉप वॉच ऑन कर दिया मेजर करने के लिए जब मास यहां से मूव करने लगा था, तो यानी कि t इज इक्वल टू 0 हमारा मास के पोजीशन को मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन पर इंडिकेट कर रहा है। तो मैंने क्या बताया, द वैल्यू ऑफ फाई डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कंडीशन ऑफ द मास, इनिशियल पोजीशन ऑफ द मास। फाई की वैल्यू
क्या होगी, वो डिपेंड करता है कि मास की इनिशियल पोजीशन, यानी कि t इक्वल टू 0 पर मास कहाँ था, आप कहाँ पर कंसीडर कर रहे हो, कहीं भी हो सकता है ड्यूरिंग वाइब्रेशन। तो आपका टाइम कब से स्टार्ट हुआ इसकी वाइब्रेशन की मेजरमेंट की, इसकी वाइब्रेशन की मेजरमेंट की टाइम हमारा तब स्टार्ट हुआ जब मास मिन इक्विलिब्रियम पोजीशन पर था और नीचे की तरफ जा रहा था। हमारा x जो है ना इधर पॉजिटिव है, मिन इक्विलिब्रियम पोजीशन से इधर, यहाँ x 0 है और इधर पॉजिटिव है, इधर x नेगेटिव है। फ्रेंड्स अब मास जो है ना नीचे की तरफ आया, मास हमारा नीचे की तरफ, टाइम बढ़ रही है, x की वैल्यू टाइम इंक्रीज करेगा। तो यहां से देख लो ना, x 0 है, x 0 a साइन ओमेगा n 0 प्लस फाइव, राइट, 0 इज इक्वल टू a साइन फाइव, तो फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हमारा क्या बन गया, अगर हमारा x 0 यहाँ पर मेजर किया जा रहा है और t 0 भी यही है, तो फाइव ऑटोमेटिक इस प्रॉब्लम में 0 हो गया। इक्वेशन क्या बन गया, a साइन, मत कहना कि सर जो है ना और फाइव भी था, आप तो ये लिख दिए, भाई फाइव गायब हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन इनिशियल पोजीशन ऑफ द मास, इनिशियल टाइमिंग, जीरो टाइमिंग जहां आप मेजर करने जा रहे थे उस समय मास कहां पर है, हमने उसको मिन इक्विलिब्रियम पोजीशन पर समझा, मिन इक्विलिब्रियम पोजीशन पर x 0 होती है, क्लियर। तो यहां से हमारा ये क्लियर हो गया, ये स्टैंडर्ड बन गया ये। अब आइए इसमें जरा समझने का प्रयत्न करते हैं ये है क्या एक्चुअल में। मास हमारा यहाँ पर आ गया, राइट, यहाँ पर था एक कोई पॉइंट, मास इधर आया, तो ये पॉइंट हमारा, ये पॉइंट यहाँ आ गया, ये पॉइंट हमारा, और ये जो ना रोटेशन ओमेगा एन थी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एन एन थी, तो टी टाइम में इतना एंगल बनाया, और ये बॉल यहाँ पर आ गया, ये पॉइंट, ये मास यहाँ पर आया, तो ये पॉइंट जो है ना यहाँ आ चुका है। अब मास जो है ना यहाँ आ गया, तो ये वाला पॉइंट जो है ना यहाँ से होते हुए यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब मास फिर से वापस जा रहा है, ये पॉइंट यहाँ आया, मास ऊपर जा रहा है, ये पॉइंट यहाँ आया, मास यहाँ पर आ, पॉइंट यहाँ पर आ गया, मास जो है ना और ऊपर गया, पॉइंट यहाँ आया, मास और गया, पॉइंट यहाँ आया, मास यहाँ आया, पॉइंट यहाँ पर आ गया, मास नीचे आ रहा है, पॉइंट पॉइंट भी ये नीचे आ रहा है, मास नीचे आ रहा है, पॉइंट ये इसी पॉइंट की जो ना एंगुलर वेलोसिटी है, दिस पॉइंट ऑन दिस सर्कल इज रोटेटिंग एंड इट इज फिक्सिंग द पोजिशन ऑफ द मास, मास हमारा इसी के अलॉन्ग मूव कर रहा है, लेकिन इसके हर पोजीशन के करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट आ रही है, यहाँ पर अगर मास है तो इसे एक परपेंडिकुलर लाइन डालो ना इस लाइन पर, तो यहाँ पर वो पॉइंट है, ये अब जब यहाँ आ गया तो परपेंडिकुलर डालोगे तो यहीं आ गया, फिर जब इधर जा रही है तो इसे परपेंडिकुलर डालो, यहाँ आ गया, यहाँ पर है मास तो यहाँ पर आ गया, यहाँ मास पहुंचा यहाँ आ गया, तो एक पॉइंट रोटेटिंग टाइप का है जो इसके पोजीशन को फिक्स कर, इसके पोजीशन को फिक्स कर रहा है, ये पॉइंट जो सर्किल पर रोटेट कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, जब आप जो है ना यहाँ से x की मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे तो कितनी होगी, x की मैक्सिमम वैल्यू a होगी, तो जो है ना ये जो रेडियस है ना वे a हो जाएगी, ये रेडियस जो है ना a हो जाएगी, ये लेंथ है ना a हो जाएगी, राइट, a, राइट। और ये डिस्टेंस जो है ना, यही ना डिस्टेंस बता रहा ऑब्जेक्ट का, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर है, ये डिस्टेंस a साइन ओमेगा एन टी, तो ये डिस्टेंस, ये मास इधर मूव करेगा तो ये डिस्टेंस भी देख रहा है ना मूव, ये चेंज कर रहा है जो इसको बता रहा है, यही डिस्टेंस है ना, तो इस तरह से ये रोटेशन से जुड़ा हुआ था ये मूवमेंट। आगे बढ़िए, चलिए बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये रिजल्ट ऑब्टेन कर लिया है, एक्स ए साइन ओमेगा एन टी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी निकल जाएगा किसी भी पॉइंट पर, ए ओमेगा एन कॉस ओमेगा एन टी, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे वेलोसिटी को तो एक्सेलरेशन बन जाएगी, राइट, वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन आएगी, राइट, माइनस ए ओमेगा एन स्क्वायर साइन ओमेगा एन टी, राइट, दिस इज कॉल्ड पिक एक्सेलरेशन, ए पिक, जरूरी है इसको ध्यान में रखना, पिक एक्सेलरेशन ए
ओमेगा एन पीक एक्सेलरेशन। जो डिवाइस होता है एक्सेलरोमीटर, एक्सेलरेशन को मेजर करने के लिए वो पिक को नहीं आरएमएस को मेजर करता है। तो पिक से आप आरएमएस वैल्यू निकाल लेंगे। आरएमएस एक्सेलरेशन, आरएमएस एक्सेलरेशन, ए आरएमएस कहिए या एक्स डबल डॉट आरएमएस बोलिए, राइट। ए पिक बोलिए या एक्स डबल डॉट पिक बोलिए, कोई इशू नहीं है। ये आरएमएस जो होती है ना, पिक एक्सेलरेशन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, राइट, पिक बाई 2, और यही हमारा ये है पी, वाइब्रेशन एक्सेलरेशन लेवल, जो इसमें निकालने में हेल्प होगा, राइट। ये आपका पिक है, पिक एक्सेलरेशन है आपका मेजर्ड इन आरएमएस वैल्यू, राइट। अब इससे जो है ना हम कैसे जो है ना वाइब्रेशन एक्सेलरेशन लेवल को मेजर कर सकते हैं, इस फॉर्मूला से। वाइब्रेशन एक्सेलरेशन लेवल 20 log बी, ये क्या है, आरएमएस एक्सेलरेशन, पिक अपॉन √2, एंड दिस इज रेफरेंस वाइब्रेशन लेवल, जो आपको हमेशा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करना है। बात समझ में आया? तो इस वाइब्रेशन से आप ये जो ना आरएमएस एक्सेलरेशन निकाल लिए, और आरएमएस में आप इस 1 से डिवाइड कर दीजिए, और इस फॉर्मूला में पुट कर वाइब्रेशन एक्सेलरेशन लेवल डेसिबल में आ जाएगा। जो डिवाइस वाइब्रेशन एक्सेलरेशन लेवल को मेजर करता है डेसिबल में, ये इसी फॉर्मूला को अप्लाई, राइट। दिस इज प्रॉब्लम। An accelerometer mounted to the waist of an operator sitting on tractor seat records a vibration level of 3.5 decibel at 8 hertz. तो ये 3.5 डेसिबल वाइब्रेशन एक्सेलरेशन लेवल है। इसकी हेल्प से आप आरएमएस एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर उससे पीक एक्सेलरेशन निकालेंगे, एंड पीक एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए ओमेगा एन स्क्वायर, राइट। ओमेगा एन दिया हुआ है, देखो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ ओमेगा एन, ये आपको इसमें दिया हुआ है, हर्ट्ज में दिया हुआ है। तो हर्ट्ज से जो है ना रेडियन पर सेकंड में आप कन्वर्ट कर लीजिए, और जो पिक एक्सेलरेशन लेकर आए थे उसमें पुट कर दीजिए और ए को निकालिए। ये आपसे पूछा जाए, डन। देख लो, करके दिखा देता हूं मैं। VAL, दिस वाइब्रेशन एक्सेलरेशन लेवल मेजर्ड बाय एक्सेलरोमीटर 3.5 डेसिबल 20 log, एंड दिस इज आरएमएस एक्सेलरेशन, एंड दिस इज रेफरेंस आरएमएस एक्सेलरेशन। यहां से V की वैल्यू हमारा इतना है, ये V आरएमएस है, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पीक आएगा। एफ जो है ना आप ये फ्रीक्वेंसी आपका हर्ट्ज में गिवन है, जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में है रेडियन में कन्वर्ट, रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने का ये फॉर्मूला है, राइट। तो आप रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिए, और पीक आप जानते हैं ए ओमेगा स्क्वायर होती है, तो ओमेगा स्क्वायर होती है ना, पीक हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पर पुट करिए, ए ओमेगा हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया है, यहाँ रखिए, और यहाँ से जो है ना ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी मीटर में, इसे एमएम में कन्वर्ट कर लीजिए। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कैलकुलेट हो गया, राइट। तो फ्रेंड्स जो है ना हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मीन पोजीशन से कितना दूर तक नीचे आ रहा है उतना ही ऊपर तक जाता है, ए की वैल्यू जो रेडियस आ रही थी उस सर्किल की, वही एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है, राइट। तो गाइज दिस इज एंड ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स इन ट्रैक्टर डिजाइन। अभी और कुछ देखेंगे इसमें, अभी तो पहला सेशन है। तो में देखिएगा आपको जो है ना 3 डैम्प्ड वाइब्रेशन भी आएंगे, 4 डैम्प्ड वाइब्रेशन भी आएंगे, और वहां से जो है ना हम लोग और पैरामीटर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी आके डिस्कस हो जाएंगे, राइट। तो हमारी तरफ से सेशन यहाँ पर एंड होता है। अब आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम?